हेलो एवरीवन, वेलकम टू तासु एकेडमी। आप सभी व्यूअर का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करते हैं मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री का, जिसका पार्ट 5 है। ऑलरेडी 4 पार्ट अपलोड किए चुके हैं लगभग। अगर आप देखें तो यूरोपीय कंपनियों के आगमन से 100 क्वेश्चन आपको 4 पार्ट में करा दिए जा चुके हैं, और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लगभग एग्ज़ाम में आए हुए हैं या आने की पूरी संभावना है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं वो। ये पार्ट 5 है, इसमें भी कुछ क्वेश्चन 25 तक अराउंड लिए गए हैं, और इसका एक पार्ट आपको और देखने को मिलेगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया है कि ये जो वीडियो है वो रिलेटेड है यूरोपीय कंपनियों के आगमन की। जैसा कि अगर मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री जब शुरू होता है तो पहला चैप्टर आपको यही देखने को मिलता है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री से काफ़ी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ये तो बहुत हॉट टॉपिक है मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री, जिससे काफ़ी क्वेश्चन अराइव होते हैं। तो इसके लिए आप ज़रूर इसको रिविज़न करें। पहला क्वेश्चन है और बहुत इजी सा क्वेश्चन है, सबको पता है, लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, मैं आपको भी बताता हूँ। वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष आया हुआ था? तो सभी को पता है 1498 में वो कालीकट के बंदरगाह पे आया हुआ था, और व्यापार के लिए आया हुआ था, क्योंकि उसने जो है एक नई समुद्री मार्ग की खोज की थी, और मेन उसका पर्पज़ था खोज करना और व्यापार करना। उसने काली मिर्च का व्यापार भी किया था, जिससे उसने लगभग 60 गुना मुनाफा भी कमाया था। तो ये था। यहाँ पे इम्पोर्टेंट है डेट, कि किस डेट को वो कालीकट के बंदरगाह पे पहुंचा था। तो ये इम्पोर्टेंट है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये है 20 मई 1498, 20 मई 1498 को वो कालीकट के बंदरगाह पे पहुंचा था। और ये भी आपको जानना ज़रूरी है कि वहाँ का जो शासक था यानी राजा, वो जमोरियन था। उसने इसका स्वागत किया था, और उसने जो है वहाँ पे इनको व्यापार करने के लिए काफ़ी सपोर्ट भी किया था। तो ये है वास्को डी गामा से रिलेटेड कुछ फैक्ट। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था? पुर्तगाली 1498 में आ गया था, उसके बाद उनका वायसराय आया था। तो उपनिवेश का प्रथम वायसराय किसे बनाया गया था? तो प्रथम वायसराय बनाया गया था अल्मीडा को। अल्मीडा को प्रथम वायसराय बनाया गया था। उनका पूरा नाम था फ्रांसिस्को द अल्मीडा, और ये बनाया गया था 1505 यानी 1505 ईस्वी में उसको बनाया गया था। किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया? ये हम लोग पहले के क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। उसका स्वागत किया था जमोरियन नाम के शासक ने, और उसने ही इसको वहाँ व्यापार के लिए काफ़ी प्रमोट किया था। उनका नाम था जमोरियन। इसको मिलान करना है, सुमेलित करना है। ये आपके समुद्री यात्री हैं और ये उनके देश हैं, तो इनको मैच करना है। वास्को डी गामा की अगर हम बात करते हैं तो आपको अभी हमने बता भी दिया है और आप पढ़े भी होंगे कि वास्को डी गामा जो था वो पुर्तगाल से जुड़ा हुआ था, यानी वास्को डी गामा पुर्तगाल से हो गया। फिर क्रिस्टोफर कोलंबस। कोलंबस कहाँ का था? कोलंबस जो था वो स्पेन यात्री था। कोलंबस भी भारत की खोज में निकला था, बट उसने अमेरिका की खोज की थी। और कैप्टन कुक जो है ग्रेट ब्रिटेन से संबंधित थे, और तस्मान जो था समुद्री यात्री था वो हॉलैंड से संबंधित था। यानी इनका जो देश है वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन का यात्री था, और कैप्टन कुक जो है ग्रेट ब्रिटेन के थे, और तस्मान जो थे वो हॉलैंड के थे। तो ये मास द फॉलोइंग है कि जैसे अगर ये ए है, वी है, सी है, डी है, तो उसके 2, 3, 4, 5 ये आप लगा सकते हैं। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक की बात करते हैं तो ये थे अल्बुबकर। वैसे सबसे पहले तो आए थे अल्मीडा, फ्रांसिस्को द अल्मीडा थे, लेकिन अल्मीडा का जो अगर देखें तो उनका वास्तविक संस्थापक के रूप में नाम नहीं है, क्योंकि उन्होंने बहुत काम नहीं कर पाए थे। उसके बाद जब दूसरा वायसराय बन के आए थे अल्बुबकर, तो इन्होंने जो है क्या किया था, इनको वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और ये कब आए थे? ये 1509 में आए थे। 1505 में पहला वायसराय आया था, और इन्होंने एक कह सकते हैं तो प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज की स्थापना की थी। और इन्होंने 1510 में आदिल शाह जो बीजापुर के सुल्तान थे उनसे गोवा भी जीत लिया था, और ये पहली उनकी जीत थी, काफ़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। फिर उन्होंने गोवा की विजय भी कर ली थी इन्होंने, और इन्होंने मतलब काफ़ी क्षेत्र को विजिट भी किया था। तो इसलिए जो है वास्तविक संस्थापक के रूप में
इन्हें ही माना जाता है। और एक चीज़ यहाँ पे और याद रखें कि इन्होंने फिर यहाँ पे बस्तियाँ बसानी शुरू कर दी थी। बस्तियाँ बसाने का उद्देश्य इन्होंने शुरू कर दिया था। भारतीय महिलाओं के साथ विवाह के लिए प्रोत्साहित भी करना शुरू कर दिया था। इसलिए कुल मिलाकर इन्होंने इनको जो है वास्तविक शक्ति का संस्थापक माना गया था। पुर्तगालियों ने भारत में किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? तो प्रथम दुर्ग का निर्माण हुआ था कोचीन में। अच्छा, मैं जब क्वेश्चन पढ़ता हूँ तो आपको तब तक उसका आंसर देख लेना चाहिए और कमेंट में आप इसका आंसर पहले कर दिया करो कि ये आंसर होगा, जिससे आपका रिवीजन होता है। बाद में मैं आपको बताता हूँ तो उससे आपका और डिटेल क्लियर हो जाएगा। तो ये कोचीन में प्रथम दुर्ग का निर्माण इन्होंने किया था। जैसे है ये पी है पुर्तगाली और प्रथम दुर्ग पीसी, तो इसे आप पीसी से याद रख सकते हैं कनेक्ट। तो जब भी एग्जाम में मैच ऑफ फॉलोइंग या इस तरह का कोई भी क्वेश्चन घुमा के पूछा जाएगा तो आप तुरंत वहाँ पे आंसर टिक कर पाएंगे। तो प्रथम दुर्ग जो था वो भारत में प्रथम यूरोपीय दुर्ग भी कह सकते हैं था, जिसको अल्फांसो द अल्बुबक्र द्वारा 1503 में कोचीन में कराया गया था। 1503 में ही कोचीन में कराया गया था, क्योंकि ये वायसराय नहीं था फिर भी इसने करवाया था। और एक चीज़ और याद रखें, जो ये अजीदीव है, अजीदीव और कन्नौर, अजीदीव कन्नौर में भी पुर्तगाली दुर्गों का निर्माण फ्रांसिस्को द अल्मीडा द्वारा 1505 में कराया गया था। यहाँ पे जो है दुर्ग का निर्माण कराया गया था पुर्तगालियों का, वो कराया गया 1505 में, और इसको कराया था फ्रांसिस्को द अल्मीडा ने। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे। अगर मध्यकाल की बात करते हैं तो सबसे पहले जिन्होंने भारत से संबंध स्थापित किया था वो कौन थे? वो थे पुर्तगाली। हमने आपको पहले वीडियो में इसका थोड़ा शॉर्ट फॉर्म बताया था, PDEF। तो ये अगर आप याद रखते हैं तो आप तुरंत लगा पाएंगे कि कौन सबसे पहले स्थापित किया था। पुर्तगाली, फिर डच, फिर इंग्लिशमैन यानी अंग्रेज, और फिर फ्रांसीसी। इस तरह का आप चेन लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहले स्थापित किए थे वो थे पुर्तगाली, और पुर्तगाली थे जिन्होंने व्यापार संबंध स्थापित किया था। कह सकते हैं कि प्रथम यूरोप यात्री भी थे, जो वास्को डी गामा था, आपको पता है, समुद्री यात्री था। और एक नाम और यहाँ पे आता है अब्दुल मजीद का। अब्दुल मजीद कौन था? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा भी गया है कि वो गुजराती पथ प्रदर्शक था, जिसकी सहायता से ही 1498 में कालीकट के बंदरगाह पे पहुंचा था। तो ये याद रखें कि जो वहाँ का पथ प्रदर्शक था, जिसने इसको रास्ता दिखाया था, बताया भी था उसने काफ़ी कुछ चीज़ें, तो वो थे अब्दुल मजीद। मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, किन यूरोपियों ने भारत में प्रथम सामुद्रिक व्यापारी केंद्र स्थापित किए थे? तो प्रथम सामुद्रिक व्यापारी केंद्र स्थापित किए थे ये भी पुर्तगालियों ने ही किया था, क्योंकि यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली ही व्यापार के लिए भारत में आए थे, वो भी समुद्र के रास्ते से ही आए हुए थे। और भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय जो थे वो द अल्मीडा थे, आपको मैं बता चुका हूँ। और में दीव पर आकर उन्होंने अधिकार कर लिया था। फिर पुर्तगाली शक्ति जो है पूरे हिंद महासागर, अगर आप जब भारत के साउथ में जाओ, दक्षिण में तो पूरे हिंद महासागर पे उसने जो है पूरा शक्तिशाली हो गए थे। तो काफ़ी मतलब यहाँ से गुजरने वाले जहाज़ वगैरह से कर भी लोग स्थापित करने लगे थे। तो पुर्तगालियों ने ही प्रथम सामुद्रिक व्यापारी केंद्र स्थापित किए थे। बंगाल की फैक्ट्रियों में से एक पुर्तगाली द्वारा स्थापित की गई थी, वह कौन सी थी? बंगाल में एक फैक्ट्री को इसमें से लगाया गया था, वो फैक्ट्री कौन सी थी जो पुर्तगालियों द्वारा लगाया गया था? वो हुगली थी, बंगाल में हुगली। और ये अगर देखें आप, यहाँ पे याद करने वाली चीज़ ये है फैक्ट कि 1534 यानी 1534 में पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक जो वहाँ पे थे गयासुद्दीन महमूद शाह से सतगांव और चटगांव में अपनी फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर ली थी। 1534 में वहाँ के जो शासक थे गयासुद्दीन महमूद, ये भी याद रखें। और वहाँ पे 2 जगह इन्होंने सतगांव और चटगांव में अपनी फैक्ट्रियाँ स्थापित करने की अनुमति उनसे ली थी। इसके बाद भी संपूर्ण बंगाल में जो है अनेक पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना भी इन्होंने की थी। चटगांव जैसे पुर्तगाली का महान बंदरगाह के रूप में कहा जा सकता है, ठीक है, कह सकते हैं आप कि जो चटगांव था वो महान एक बंदरगाह के रूप में था उनका। और 16वीं शताब्दी में अगर हम देखें तो सतगांव का जो पतन हो गया था, क्योंकि उसका स्थान हुगली ने ले लिया था, हुगली ने ले लिया था। चिंसुरा के लिए अगर हम देखते हैं तो चिंसुरा के लिए एक फैक्ट ये है कि डचों ने गुस्तावुस किले का निर्माण कराया था। तो यहाँ पे जो है कराया था किसने? डचों ने कराया था। और श्रीरामपुर में डेनिसों का प्रमुख केस श्रीरामपुर था। पौंडीचेरी के संदर्भ में कथनों पर विचार करिए, क्या सही चीज़ें हैं क्या नहीं। तो पौंडीचेरी पे कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थी, ये बिल्कुल सही है। इस तरह के क्वेश्चन PCS, UPPCS और IS के प्रश्नों को देखने को मिलते हैं।
तो इस तरह के क्वेश्चन ज़रूर किया करिए, इससे आपके काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं और काफ़ी चीज़ों को जानने को भी मिलता है आपको। तो पहला जो है वो पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे, ये बिल्कुल सही है। और पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे, ये बिल्कुल गलत है। फ्रांसीसी जो है पौंडीचेरी पर कब्जा नहीं कर पाए थे। और अंग्रेज़ों ने कभी पौंडीचेरी पर कब्जा नहीं किया, तो ये भी गलत है, क्योंकि अंग्रेज़ों ने भी बाद में पौंडीचेरी पर कब्जा कर लिया था। तो इसका सिर्फ ऑप्शन ए सही है। इसके बारे में कुछ फैक्ट आप जान लें, यानी पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली प्रथम यूरोपीय शक्ति जो थी वो पुर्तगाली थी। और दूसरी यूरोपीय शक्ति जो थे डच थे, ना कि फ्रांसीसी थे। तो ये जो दूसरा ऑप्शन पहले ही मैंने बता दिया कट जाता है कि यहाँ पे डच दूसरे थे। और अंग्रेज़ों ने भी पौंडीचेरी पे 1793 में भी अधिकार कर लिया था। और 1840 में पेरिस की संधि के साथ इसे फ्रांस को सौंप दिया था। 1814 में जो पेरिस की संधि हुई थी, फिर इसने जो है फ्रांस को सौंप दिया था। इस प्रकार अगर देखें तो फ्रांसीसी ऐसा नहीं कि पौंडीचेरी पे उन्होंने कब्जा नहीं किया था, तो जो ये पेरिस की संधि हुई थी उससे जो है फ्रांसीसियों को वहाँ कब्जा मिल गया था। बट यहाँ पे देखने की बात है, दूसरी पूछ रहा है तो सेकंड जो है डच थे, ना कि यूरोपीय थे। तो यहाँ पे आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगला देखते हैं कि हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बना रखा था। हुगली जो बंगाल में है और बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डा बना रखा था, वो जगह थी पुर्तगालियों की। पुर्तगालियों ने अड्डा बना रखा था वहाँ पे, क्योंकि समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल इन्होंने हुगली को ही किया था। और एक चीज़ यहाँ याद रखें कि 1632 यानी 1632 में जो मुग़ल बादशाह थे शाहजहाँ ने हुगली में पुर्तगाली बस्तियों को पूरी तरह नष्ट कर दिया था, क्योंकि ये लोग काफ़ी लूट पाट मचाते थे, काफ़ी चीज़ें नष्ट कर देते थे, लूट कर लेते थे और उससे काफ़ी नुकसान होता था। तो जो शाहजहाँ का शासनकाल था 1613 में तो शाहजहाँ ने ही जो है हुगली में बस्तियों को पूरी तरह इनका नष्ट कर दिया था और 1000 से अधिक पुर्तगाली निवासियों को भी बंदी बना लिया था, क्योंकि वहाँ पे इन लोगों ने काफ़ी लूटपाट मचा रखे थे, काफ़ी चीज़ें लूट लेते थे, व्यापार ठीक से सुचारू रूप से चल नहीं पाता था, काफ़ी वहाँ पे रीजंस थे इस चीज़ के लिए। तो शाहजहाँ ने ये किया था, पूरी बस्ती को भी नष्ट कर दिया था और करीब 1000 पुर्तगालियों को बंदी भी बना लिया था। तो ये चीज़ें हैं, तो काफ़ी चीज़ें जानते रहिए आप। कौन कलकत्ता का संस्थापक है? तो कलकत्ता का संस्थापक आपको पता है, वह है जॉब चार्नक। जॉब चार्नक जो है कलकत्ता के संस्थापक हैं। भारत में यूरोपीय शक्ति के प्रवेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ये देखना है कि इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो हम बात करते हैं कि पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा कर लिया। तो क्या आप बता सकते हैं ये सही है? नहीं, बिल्कुल गलत है ये, क्योंकि अगर हमने अभी आपको बताया है कि 20 में 1498 को जो है पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा किया था, 1499 में नहीं। सॉरी, ये कथन गलत है, क्योंकि 1499 में गोवा पे कब्जा नहीं किया गया था, ये मैंने डेट आने की बता दी थी। तो मैं अभी इसके बारे में बात करता हूँ। तो पहला चीज़ आपका आंसर होगा, क्योंकि ये गलत है। फिर अगला देखते हैं कि अंग्रेज़ों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया है, बिल्कुल सही है। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनियों ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया था, तो ये भी सही है। और डोपले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था, तो ये भी सही था। हमारा आंसर होगा ए, पुर्तगालियों 1499 में गोवा पर कब्जा कर लिया, ये गलत है। इसके बारे में हम देखते हैं कि पुर्तगाली गवर्नर जो था अबूबकर था, इसने भारत में प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज की स्थापना की थी। और मैंने पहले भी आपको बता रखा कि बीजापुर के जो आदिल शाह सुल्तान थे, उनसे गोवा को जीता था 1510 में। 1510 में अगर यहाँ पे आंसर 1510 होता तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाता। तो 1510 में उसने गोवा को जीता था, यानी गोवा पे अधिकार कर लिया था। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी? तो संयुक्त पूंजी कंपनी जो आरंभ की थी वो थे डचों ने सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी स्थापित की थी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन काफ़ी डाउटफुल होते हैं और हमारे अक्सर आंसर गलत हो जाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा आप ये जान लीजिए कि जो संयुक्त पूंजी डचों ने आरंभ की थी, उस समय 17वीं शताब्दी थी। अगर हम देखते हैं 17वीं शताब्दी के प्रारंभ तक हॉलैंड शक्तिशाली राष्ट्र नहीं बना था, क्योंकि डच जो है लगभग हॉलैंड से ही रिलेटेड थे, जिनकी केंद्रीय सरकार शक्तिशाली तो थी। और कंपनी के संगठन में अनेक लघु कंपनियों की रचना तथा नीदरलैंड का संघीय रूप में स्पष्ट नजर आना, तो काफ़ी चीज़ें वहाँ पे थी। तो अगर देखें तो संयुक्त पूंजी कंपनी जो है डचों ने स्थापित की थी। इसमें सही कथन चुनना है आपको, कौन सा कथन सही है, यानी आपको जो सही लग रहा है वो इसका आंसर होगा।
तो आधुनिक कोची भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। तो आधुनिक कोची डचों का उपनिवेश नहीं था स्वतंत्रता तक, ये गलत है। डच ने पुर्तगाली डच ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया, ये बिल्कुल सही है कि डचों ने ही पुर्तगालियों को पराजित किया था। और जो आधुनिक कोच्चि है वहाँ पे उन्होंने फोर्ट विलियम की स्थापना भी की थी। बाकी चीज़ें गलत है, जैसे आधुनिक कोच्चि पहले और डच उपनिवेश था, फिर बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया, गलत है। आधुनिक कोच्चि कभी ब्रिटिश का उपनिवेश भाग नहीं था, बिल्कुल गलत है, क्योंकि डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया था, नहीं हरा दिया था। 1633 ईस्वी में उन्होंने जो है फोर्ट विलियम का निर्माण भी कराया था, ये डेट जरूर याद रखें। डेट के सन 1633 में 63 में 1663 में जो है फोर्ट विलियम का निर्माण कराया गया था। और कोच्चि में 1814 में ब्रिटिश उपनिवेश के तहत ये शामिल कर लिया गया था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? क्योंकि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई है तो काफ़ी तेज़ी से ये बढ़ती रही है, काफ़ी इन लोगों का अस्तित्व आता रहा है। तो इसमें क्या राज रहा है? क्योंकि भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी रही है, बिल्कुल सही है। क्योंकि यहाँ पे कोई उत्तेजित करने वाला या अच्छा मार्ग नहीं बताने वाला यहाँ पे कोई नहीं था, तो इसलिए जो है उनके अंदर राष्ट्रीय भावना की बहुत ज़्यादा मोटिवेशन की कमी थी, आप ये कह सकते हैं। और कंपनी की सेना को भारतीय प्रशिक्षण भी मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे, तो ये भी सही है। कंपनी जो थी वो उनके पास काफ़ी अच्छे आधुनिक हथियार थे और भारत के पास नहीं थे, तो काफ़ी इस चीज़ का भी था कि वो बढ़ती जा रही थी। तीसरा देखते हैं कि भारतीय सैनिकों में भारतीय अभाव था, भावना का अभाव था, जैसा आप पहले ऑप्शन में भी देख चुके हैं, जिसके फलस्वरूप कोई उन्हें अच्छा वेतन दे तो वो अपनी सेवा में लगा सकता था, तो ये भी सही है। तो सभी तीनों ऑप्शन सही हैं, इसीलिए जो है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत तेज़ी से बढ़ती गई और काफ़ी चीज़ें को कवर करती गई। तो ये है। अगर इसके बारे में आप देखें तो 1599 में 1599 में इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचरस नामक अगर देखें तो ग्रुप था जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी या दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, इतना बड़ा नाम था, इसकी स्थापना की थी। और 1600 में जो रानी वहाँ ब्रिटेन की महारानी थी एलिजाबेथ, तो इन्होंने इससे पूर्व व्यापार के लिए 15 वर्षों के लिए अधिकार पत्र दे दिया था। ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? तो ब्रिटिश कंपनी जो थी जिसको पहला अधिकार पत्र दिया था, तो वो मैंने अभी आपको बताई है कि एक कंपनी थी लीवेंट कंपनी। तो लीवेंट कंपनी को पहला अधिकार पत्र भारत में व्यापार करने के लिए दिया गया था। लीवेंट कंपनी वो भी 1593 में यानी 1593 में भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। आप देख सकते हैं 31 दिसंबर 1600 यानी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ ने द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़ को समुद्री मार्ग से ईस्ट इंडीज़ के साथ व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र दिया था। और इन्होंने ही 1702 में न्यू कंपनी के साथ मिलकर एक नया नाम भी सुझाया था जिसका नाम था यूनाइटेड कंपनी ऑफ द मर्चेंट ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द इंडीज़। तो बाद में इसका नाम जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से फेमस हुआ था, तो था वही। तो पहला अधिकार पत्र दिया गया था लीवेंट कंपनी को। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के बाद भारत का बादशाह कौन था, यानी कौन यहाँ का शासक था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी आपको पता है 1600 में इसको बाकायदा मूर्त रूप दे दिया गया था। तो ये यहाँ पे थे जो शासक थे वो थे अकबर का शासन था। सितंबर 1599 यानी 1599 में लंदन के कुछ व्यापारियों ने लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया था और इसमें पूर्वी द्वीप समूह के साथ व्यापार करने की योजना तैयार की गई थी, यानी इंडिया के साथ। इन व्यापारियों ने पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के आशय से 1599 में एक कंपनी का गठन किया था। इसका नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़ रखा गया था। और उस दौरान भारत का जो बादशाह था यानी शासक था वो अकबर था। और अकबर का शासनकाल ये भी याद रखें, काफ़ी बार पूछा जाता है, 1556 से 1605 1556 से 1605 तक अकबर का शासनकाल रहा है। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो यह स्थापित किया था जहांगीर के शासनकाल में। जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले 1611 में मसूलीपट्टनम तथा मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना इन्होंने स्थापित किया था तथा 1613 में सूरत में इन्होंने अपना अस्थायी कारखाना। तो पहले अस्थायी अगर पूछते हैं तो सूरत में इन्होंने 1613 में, और अगर अस्थायी सबसे पहले पूछते हैं तो आप समझ लो मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम में 1611 और 1613। ये दो सन याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी और ये इनकी अस्थाई फैक्ट्री थी। इससे पहले देखें 1611 ईस्वी में तो उन्होंने मछलीपट्टनम में एक अस्थाई कारखाना अपना स्थापित किया था। तो ये थे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू टू ऑल।